दोस्तों, चलो 2014 में चलते हैं। स्मार्टफोन की दुनिया पर एप्पल और सैमसंग का राज था। प्राइसेस बहुत ज्यादा थे और कहीं और कोई खास इनोवेशन नहीं था। ज्यादातर ब्रांड्स सेफ खेल रहे थे, जिससे कुछ नया करने के लिए एक बहुत बड़ा गैप बन गया था। फिर अचानक OnePlus आ गया। उनका पहला फोन OnePlus One को फ्लैगशिप किलर कहा गया, जो कम कीमत में टॉप टियर स्पेक्स देने का एक बोल्ड वादा था। इसमें स्नैपड्रैगन 801 प्रोसेसर, फुल HD डिस्प्ले और एक शानदार कैमरा था। ऐसी फीचर्स जो आमतौर पर बहुत महंगे फोनों के लिए होती थी। लेकिन असली ट्विस्ट क्या था? इसे खरीदने के लिए आपको एक इनवाइट चाहिए था। इस इनवाइट ओनली सिस्टम ने बहुत हाइप और एक्सक्लूसिविटी पैदा की। फोरम्स और सोशल मीडिया पर लोग इनवाइट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। OnePlus One का मालिक होना एक बैज ऑफ ऑनर बन गया। यह फोन साइनोजन मॉड पर चलता था, जो टेकीज को पसंद आने वाला एक कस्टमाइजेबल एंड्रॉयड था। यह तेज, क्लीन और ब्लोटवेयर से मुक्त था। OnePlus एक ऐसा ब्रांड लगा जो सच में यूजर्स की सुनता था। किलर स्पेक्स, कम कीमत और एक्सक्लूसिविटी के कॉम्बिनेशन ने OnePlus One को साल का सबसे ज्यादा चर्चित फोन बना दिया। यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, यह एक मूवमेंट था। अचानक आपको ओवरप्राइस्ड फ्लैगशिप्स और अंडरवेलमिंग बजट फोन्स के बीच चुनाव नहीं करना पड़ता था। OnePlus ने गेम बदल दिया। क्रांति शुरू हो चुकी थी। स्मार्टफोन की दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी। हर क्रांति को विजनरीज की जरूरत होती है। OnePlus के लिए वे पीट लॉ और कार्ल पेई थे। पीट ओप्पो से हार्डवेयर एक्सपर्टीज लाए। कार्ल एक मार्केटिंग जीनियस थे जो इंटरनेट जनरेशन को समझते थे। उनका मोटो नेवर सेटल। इसका मतलब था धीमी गति वाले फोन, खराब कैमरे, बदसूरत डिजाइन या ज्यादा कॉस्टें स्वीकार करने से इनकार करना। वे हर किसी के लिए बेहतरीन टेक चाहते थे, न कि सिर्फ अमीरों के लिए। OnePlus साल में सिर्फ एक या दो फोनों पर ध्यान केंद्रित करता था। अपनी सारी एनर्जी उन्हें एक्सेप्शनल बनाने में लगा देता था। कोई महंगे विज्ञापन नहीं, कोई फैंसी स्टोर नहीं, बस सीधी ऑनलाइन सेल्स। इस लीन अप्रोच ने कॉस्टें कम रखी और क्वालिटी हाई रखी। कम्युनिटी प्रक्रिया का हिस्सा बन गई, फीडबैक दे रही थी और प्रोडक्ट्स को शेप कर रही थी। हर नया फोन OnePlus 2, OnePlus X मिड रेंज डिवाइसेस के लिए बाउंड्रीज को पुश करता था। नवीनतम प्रोसेसर, ढेर सारी रैम और क्लीन सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड थे। कस्टमर्स को इनसाइडर्स जैसा महसूस होता था, सिर्फ खरीदारों जैसा नहीं। हर लॉन्च के साथ ट्रस्ट बढ़ता गया। OnePlus सिर्फ फोन नहीं बेच रहा था, वह एक लॉयल मूवमेंट बना रहा था। नेवर सेटल मांट्रा टेक फैंस की एक नई जनरेशन के लिए एक रैलीइंग क्राई बन गया। OnePlus सिर्फ एक ब्रांड से कहीं ज्यादा था, यह एक वादा था। OnePlus 3 और 3T ने ब्रांड के गोल्डन ईरा को चिह्नित किया। एक स्लीक ऑल मेटल डिजाइन के साथ वे किसी भी फ्लैगशिप की तरह प्रीमियम दिखते और महसूस होते थे। 3T में स्नैपड्रैगन 821 और 6GB रैम थी, जो उसकी कीमत पर पहले कभी नहीं सुनी गई थी। परफॉर्मेंस लाइटनिंग फास्ट थी, मल्टीटास्किंग एफर्टलेस और गेमिंग स्मूथ। डैश चार्ज से सिर्फ 30 मिनट में पूरे दिन की पावर मिल जाती थी। फिर आया ऑक्सीजन OS, OnePlus का अपना क्लीन, कस्टमाइजेबल एंड्रॉयड। ये तेज, इंट्यूटिव और स्टॉक के करीब था, जिसमें स्मार्ट ट्वीक्स थे जिन्हें यूजर्स पसंद करते थे। कोई ब्लोटवेयर नहीं, सिर्फ प्योर परफॉर्मेंस। कीमत अभी भी कंपटीशन से बहुत कम। 3T, 5T और 6T जैसे फोन फ्लैगशिप एक्सपीरियंस का 99% 60% कीमत पर देते थे। 6T ने एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी पेश किया, मैसेज के लिए एक फ्यूचरिस्टिक फीचर। छात्रों, यंग प्रोफेशनल्स और टेक फैंस के लिए OnePlus स्पष्ट पसंद था। वैल्यू अनबीटेबल थी। इस ईरा ने OnePlus को अफोर्डेबल फ्लैगशिप्स का राजा बना दिया। फ्लैगशिप किलर अपने पीक पर था। OnePlus ने अपना ब्रांड अलग तरह से बनाया, एक कम्युनिटी बनाकर, न कि सिर्फ एक कस्टमर बेस बनाकर। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्सों के बजाय उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ और जेन्युइन यूजर फीडबैक पर भरोसा किया। OnePlus फोरम्स फैंस और एम्प्लॉइज के बातचीत करने का एक हब बन गए। यूजर्स फीचर्स सुझाते थे,
डिजाइन्स की आलोचना करते थे और उन्हें सच में सुना जाता था। प्रोडक्ट लॉन्चेस पॉपअप इवेंट्स होते थे, न कि उबाऊ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। फैंस लाइन में लगते थे, टीम से मिलते थे और अपनी एक्साइटमेंट ऑनलाइन शेयर करते थे। इनिशियल डिवाइसेस बड़े मीडिया को नहीं बल्कि छोटे यूट्यूबर्स को दिए जाते थे। OnePlus ने क्रिटिसिज्म सुनी और असली चेंजेस किए, जैसे यूजर डिमांड के बाद अलर्ट स्लाइडर को वापस लाना। इस ओपन ग्रासरूट्स अप्रोच ने डीप ट्रस्ट बनाया। लोगों को पार्टनर्स जैसा महसूस होता था, सिर्फ खरीदारों जैसा नहीं। ब्रांड की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी लॉयल, एंगेज्ड कम्युनिटी थी। OnePlus खरीदना सिर्फ एक परचेस नहीं था, यह एक फैमिली में शामिल होना था। बिलोंगिंग की उस भावना ने OnePlus को अलग बनाया। 2019 तक OnePlus एक टर्निंग पॉइंट पर आ गया। OnePlus 7 Pro एक सच्चा फ्लैगशिप था। कर्व्ड 90Hz डिस्प्ले, पॉपअप कैमरा, स्टनिंग डिजाइन, लेकिन प्रीमियम फीचर्स के साथ प्रीमियम प्राइस भी आई। OnePlus अब सीधे एप्पल और सैमसंग से मुकाबला कर रहा था, न केवल कीमत पर बल्कि इनोवेशन पर भी। उन्होंने स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल्स पेश किए जो बजट और प्रीमियम दोनों खरीदारों को लक्षित करते थे। पर्दे के पीछे OnePlus ने Oppo के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टीमों को मर्ज कर दिया। इसका मतलब था ज्यादा शेयर्ड कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर, जिससे ब्रांड की यूनिक आइडेंटिटी धुंधली हो गई। ऑक्सीजन OS Oppo के कलर OS जैसा दिखने लगा। कई फैंस के लिए रेबल स्पिरिट फीका पड़ रहा था। OnePlus अब स्क्रैपी अंडरडॉग नहीं था, यह एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा बन रहा था। फ्लैगशिप किलर एक फ्लैगशिप बन गया था, ब्रांड का DNA बदल रहा था। इस चेंजेस के बीच सह संस्थापक कार्ल पेई ने 2020 में OnePlus छोड़ दिया। उनके जाने से एक युग का अंत हुआ। वह कम्युनिटी की आवाज और नेवर सेटल के चेहरे थे। कई लोगों का मानना था कि ब्रांड की नई दिशा को लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस उनकी एग्जिट का कारण बने, लेकिन कार्ल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने नथिंग लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य टेक में एक्साइटमेंट और ट्रांसपेरेंसी वापस लाना था। नथिंग के प्रोडक्ट्स जैसे ट्रांसपेरेंट फोन 1 शुरुआती OnePlus वैल्यूज की याद दिलाते थे। फेयर प्राइसिंग, क्लीन डिजाइन और कम्युनिटी फोकस। पुराने OnePlus फैंस नथिंग की ओर उमड़ पड़े, इसे ओरिजिनल फ्लैगशिप किलर का स्पिरिचुअल सक्सेसर मानकर। कार्ल एक बार फिर अंडरडॉग के लिए बना रहे थे। नथिंग और नए OnePlus के बीच राइवलरी शुरू हो चुकी थी। OnePlus के विकास ने उसके यूजर बेस को 2 हिस्सों में बांट दिया। पुराने फैंस, जिन्हें इनवाइट सिस्टम और अनबीटेबल वैल्यू पसंद थी, बढ़ती कॉस्टों और Oppo मर्जर से धोखा महसूस करते थे। उन्हें क्लीन सॉफ्टवेयर और एक सिंगल परफेक्ट फोन वाले दिन याद आते थे। नए ग्राहक इस बीच OnePlus को सैमसंग और एप्पल का एक प्रीमियम ऑल्टरनेटिव मानते थे। उन्हें स्लीक डिजाइन्स, पावरफुल कैमरास और इजी अवेलेबिलिटी पसंद थी। उनके लिए OnePlus एक लग्जरी ब्रांड था, न कि एक डिसरप्टर। ब्रांड की आइडेंटिटी अब आपके पर्सपेक्टिव पर निर्भर करती थी, नॉस्टैल्जिक फैन या न्यू बायर। OnePlus अब सिर्फ एक मूवमेंट नहीं था, यह एक मेन स्ट्रीम प्लेयर था। 2025 में OnePlus एक ग्लोबल प्रीमियम ब्रांड के रूप में खड़ा है। इसकी फ्लैगशिप सीरीज जैसे OnePlus 13 में टॉप स्पेक्स और हसलब्लाड कैमरे हैं, लग्जरी प्राइसेस पर। नॉर्ड सीरीज मिड रेंज को लक्षित करती है, कुछ पुरानी वैल्यू स्पिरिट को जीवित रखती है, लेकिन कंपटीशन फियर्स है। एप्पल और सैमसंग शीर्ष पर हावी हैं, जबकि रियलमी और नथिंग जैसे ब्रांड वैल्यू सीकर्स के लिए लड़ रहे हैं। OnePlus बीच में फंस गया है, न तो सबसे अच्छी वैल्यू और न ही सबसे एस्टैब्लिश्ड। उसकी आइडेंटिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। परफॉर्मेंस, कैमरा, डिजाइन, सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। नेवर सेटल का नारा पहले से कहीं कम स्पष्ट लगता है। OnePlus एक डिफिकल्ट ट्रांजिशन से गुजर रहा है, पुरानी DNA को नई एम्बिशंस के साथ संतुलित कर रहा है। तो क्या OnePlus विकास की कहानी है या खोई हुई पहचान की? एक बिजनेस के रूप में यह एक बहुत बड़ी सफलता है। स्टार्टअप से ग्लोबल ब्रांड तक बढ़ रहा है, लेकिन शुरुआती फैंस के लिए रेबल स्पिरिट गायब लगता है, जिसकी जगह मेन स्ट्रीम एम्बिशन ने ले ली है। Oppo के साथ
मर्जर और ज्यादा कॉस्टें सर्वाइवल के लिए मायने रखती हैं, लेकिन एक कीमत पर OnePlus अब एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। न्यू कस्टमर्सों द्वारा पसंद किया गया, पुराने लोगों द्वारा मिस्ड। क्या यह सेटल हो गया है या बस बड़ा हो गया है? इसका जवाब दोस्तों आप पर निर्भर करता है। आपको क्या लगता है, एवोल्यूशन या आइडेंटिटी क्राइसिस?